अपना टॉपिक वहीं से शुरू करते हैं। दोबारा मेरे साथ जुड़िए आप। और कहने का मतलब मैं आपको क्या बता रहा था कि 1000 केल्विन को आप डिग्री सेल्सियस में बदलना है। कितना ही केल्विन दे दिया जाए आपको, जैसे 1000 केल्विन दे रखा है, उसको आपको डिग्री सेल्सियस, तो इसमें से कितना घटाओगे यहाँ पे 273.16 केल्विन घटाओगे तो जीरो लगाओ ऊपर, कितना आएगा जैसे 4, और ये कितना बचा आपके पास 8.6 और 2, और ये कितना बचा 726.84। मतलब हमें वैल्यू केल्विन में दे रखी है और आप किस में ज्ञात करना चाहते हो, डिग्री सेल्सियस में ज्ञात करना चाहते हो। तो डिग्री सेल्सियस में ज्ञात करने के लिए जितना हमें केल्विन दे रखा है ना, उसमें से आप 273.16 घटा दोगे तो हमारे पास 726.84 डिग्री सेल्सियस। भाई देखो, अगर चूरू का तापमान 50.9 डिग्री सेल्सियस हो गया था, आपकी बात लगभग मैं बात कर रहा हूँ ये 28 और 29 मई के लगभग है, या 26 नहीं जो लगभग मैं बता देता हूँ आपको 20 और 27-28 मई के बीच की बात है, कन्फर्म मुझे ध्यान नहीं है। तो हालत खराब हो गए थे। आप कल्पना करो कि गलाने के लिए 726.84 डिग्री सेल्सियस, कितना गुना ताप इसको देना पड़ेगा। तो आसानी से इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये होता है कि उच्च गलनांक और क्वथनांक होने का मतलब इसकी अवस्था में, लवणों की अवस्था में हम चाहें तो आसानी से परिवर्तित नहीं कर सकते, सिर्फ प्रयोगशाला में से। साधारणतः क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। क्रिस्टल का मतलब हुआ कि छोटे छोटे दानों। अब क्रिस्टलीकरण अभिक्रिया मैं बताया तो आपको यहाँ पर समझाने के लिए, आपके नॉलेज के लिए, क्रिस्टलीकरण क्या होता है। क्रिस्टलीकरण में क्या होता है कि जैसे नमक प्राप्त करना क्या है, एक क्रिस्टलीकरण अभिक्रिया के द्वारा करते हैं। हमने देखो मिश्री, नाम सुना है मिश्री, मिश्री भी किसके द्वारा करते हैं। और हमने फिटकरी भी किसके द्वारा करते हैं। और कई बार देखो शर्करा से या शर्करा जैसे घर में चाशनी नहीं बनाते हैं कि ब्याह शादी में क्या होती है, जो चाशनी बन जाती है उसकी खांड बनाते हैं। क्या बनाते हैं कि खांड बना लो रे, चीनी बना लो रे। तो बा भी क्यों बनावा पा, चीनी भी क्यों बनावा, क्रिस्टलीकरण अभिक्रिया बनाओ। कोई सी अभिक्रिया क्रिस्टली, और क्रिस्टलीकरण अभिक्रिया द्वारा जका अपने पदार्थ बने ने वे क्रिस्टल कहलावे। के कहलावे, क्रिस्टल। क्या भी क्या अंग जो विलियन है, जो विलगित विलियन है, उसको कुछ समय के लिए गर्म किया जाता है। गर्म करने पर कुछ तो वाष्प में बदल जाता है। उसके बाद क्या करता है, उस विलियन को सांद्र कर लिया जाता है, गाढ़ा कर लिया जाता है। गर्म करते करते उसको एकदम से सांद्र हो जाता है, तब उसे अचानक से ठंड में रख दिया जाता है। ठंड में रखने के बाद होता है कि उसमें से जो क्रिस्टल है वो अलग हो जाते हैं, क्रिस्टल बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं, क्रिस्टल। मतलब कहने का मतलब विलियन को पहले सांद्र करो और फिर उसको ठंडा करो, विलियन को सांद्र करो और फिर ठंडा करो। तो क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। क्रिस्टल, इनके साथ क्रिस्टलन भी, जल भी उपस्थित होता है। लवण इकाई सूत्रों को लिखने में जल के अणुओं की जो निश्चित संख्या जुड़ी होती है उसे क्रिस्टलन जल कहते हैं। जैसे Na2CO3, जैसे Na2CO3, इसके साथ जल के 10 अणु जुड़े रहते हैं। जल के कितने क्रिस्टल जुड़े रहते हैं, 10। इसे धोने का सोडा भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, कपड़े धोने का सोडा। इसे धावक सोडा भी कहते हैं। हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, बहुत गहराई से पढ़ेंगे। आपको तो सिर्फ अभी इतना याद रखना है कि जो धावक सोडा होता है Na2CO3 होता है, सोडियम कार्बोनेट होता है, उसके साथ 10 अणु जल के या 10 क्रिस्टल जल के जुड़े रहते हैं। सोडियम कार्बोनेट लवण में 10 अणु जल के क्रिस्टल जल में रहते हैं। अन्य उदाहरण जैसे आपको मोस्टली याद रखना है जिप्सम का सूत्र। किसका सूत्र याद रखना आपको, जिप्सम का पूछ लिया जाता है बच्चों, आपसे पूछ लिया जाता है कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र लिखिए। जिप्सम का रासायनिक सूत्र एग्जाम में बहुत बार मैंने तो देखा है इसको। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaSO4।
यहाँ पर दिक्कत आती है, कितने अणु जल के, कितने क्रिस्टल, 2 क्रिस्टल, कितने अणु, 2 क्रिस्टल, CSO4 2 क्रिस्टल है जल के। अब देखो इसको गर्म करोगे तो कुछ जल बाहर निकल जाएगा, और मैं कहता हूं CaSO4 अगर हाफ अणु जल के हों, अगर आधा अणु इसके साथ जल का जुड़ा हुआ हो, तो ये बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। अब देखो, ये देखो जिप्सम, अब फिटकरी का सूत्र भी लिखा हुआ है, आपको फिटकरी का सूत्र भी रखना याद, K2SO4 डॉट Al2SO4 होल ट्राइस, इसकी कितनी है, होल ट्राइस, और इसके साथ 24 क्रिस्टल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से ये बनते हैं कि सोडियम कार्बोनेट के साथ 2 क्रिस्टल जल के जुड़े रहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस, सॉरी क्या कह दिया मैंने आपको, मैंने कह दिया सोडियम कार्बोनेट या धावक सोडा या धोने के सोडे के साथ जल अणु, जल के 10 क्रिस्टल जुड़े रहते हैं, जिप्सम के साथ 2 क्रिस्टल जुड़े रहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ हाफ क्रिस्टल जुड़े रहते हैं, और फिटकरी के साथ 24 क्रिस्टल जुड़े रहते हैं। याद रखने वाली चीजें हैं, ध्यान रखने वाली चीजें हैं कि सोडियम कार्बोनेट धावक सोडा धोने का सोडे के साथ 10 क्रिस्टल जल के जुड़े रहते हैं, जिप्सम के साथ 2 क्रिस्टल जल के जुड़े रहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ हाफ क्रिस्टल जल के जुड़े रहते हैं, और फिटकरी के साथ, ये लवण है, सब के सब क्या है, लवण, और लवण के साथ जल के क्रिस्टल जुड़े रहते हैं। हमने पीछे पढ़ा है कि लवणों के साथ क्रिस्टल के जल के क्रिस्टल जुड़े रहते हैं। आगे देखो, अब वो परिभाषाओं जिसकी मैं बात कर रहा था आपके साथ, वो परिभाषाएं अब आ गई है। आरेनियस की संकल्पना क्या कहती है? आरेनियस अपनी संकल्पना 1887 ईस्वी में आरेनियस ने इस प्रकार दी कि जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, और जो पदार्थ जलीय विलयन में, देखो, जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोजन आयन देते हैं वो अम्ल कहलाते हैं, तथा जो पदार्थ जलीय विलयन में अपघटित होकर हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं क्षार कहलाते हैं। यहाँ पर आरेनियस ने स्पष्ट कहा था, आरेनियस ने स्पष्ट कर दिया कि जो आयन जलीय विलयन में क्या करते हैं, जो पदार्थ या जो कि आरेनियस ने कह दिया कि जो पदार्थ जलीय विलयन में क्या कर देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, अम्ल कहलाते हैं, और जो हाइड्रोक्सिल आयन OH नेगेटिव आयन देते हैं क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। स्पष्ट कर दिया। एग्जाम्पल देखो, फिर पहले हाइड्रोजन आयन कौन कौन से देते हैं, देखो HCl है, उसको आप जलीय विलयन में घोलोगे, उसको अपघटित करोगे, उसको आप जलीय विलयन में घोलोगे तो हाइड्रोजन प्लस आयन देगा, ये जो किस अवस्था में होगा, और Cl नेगेटिव आयन देगा। इसी प्रकार नाइट्रिक अम्ल HNO3, देखो नाइट्रिक अम्ल HNO3 क्या कर रहे हैं, H प्लस NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट हो रहा है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 क्या हो रहा है, H प्लस और नाइट्रिक अम्ल, भैया नाइट्रिक अम्ल देखो, कैमरे में दिक्कत आ गई, थोड़ी सेट नहीं हुआ, कोई बात नहीं है, आप घबराइए मत, मैं नाइट्रिक अम्ल की बात कर रहा हूँ, HNO3 नाइट्रिक अम्ल की बात कर रहा हूँ मैं। देखो नाइट्रिक अम्ल, इसका रासायनिक नाम क्या है, HNO3 का नाइट्रिक अम्ल। HCl का रासायनिक नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल।
H पॉजिटिव क्या देगा हमें, H पॉजिटिव देगा प्लस NO3 नेगेटिव आयन देगा। सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 जिसे 2H पॉजिटिव आयन SO4 नेगेटिव आयन, 2 नेगेटिव आयन देगा। कैसा देगा, 2 नेगेटिव आयन देगा। इसको गौर रखने वाली बात है क्योंकि हाइड्रोजन यहाँ पर 2 SO4 है ना, गौर रखने वाली बात है। अगली बात है एसिटिक अम्ल CH3COH हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन देगा और CH3COO नेगेटिव आयन देगा। क्या देगा, CeHCO4 आएगा नीचे, नेगेटिव आयन देगा। फिर कार्बनिक अम्ल H3 कार्बोनिक अम्ल H3H2CO3 कार्बोनिक अम्ल H2CO3 हाइड्रोजन प्लस HCO3 नेगेटिव आयन देगा। ये सभी अम्ल हैं क्योंकि जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं। देखो सभी के सभी क्या है, अब देखो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, कार्बोनिक अम्ल H3CO, एसिटिक अम्ल H3H2CO3, कार्बोनिक अम्ल H2CO3। अर्थात ये सब क्या कर रहे हैं, ये जलीय विलयन में कैसे आयन दे रही हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। मुक्त प्रोटॉन यानी क्या करते हैं, मुक्त प्रोटॉन यानी हाइड्रोजन आयन अत्यधिक क्रियाशील होता है, अतः ये जल से क्रिया करके हाइड्रोनियम आयन के रूप में रहता है। हाइड्रोजन क्या होता है, अत्यधिक क्रियाशील होता है। हाइड्रोजन आयन अत्यधिक क्या होता है, क्रियाशील होता है। तो ये किसके साथ अभिक्रिया करेगा, जल के साथ अभिक्रिया करेगा और जल के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोनियम आयन क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव। इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन। इसे क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। इसे कहते हैं हाइड्रोनियम आयन बना लेता है, हाइड्रोनियम आयन बना लेता है। कुछ अम्ल जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, ऐसे प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। जैसे HCl है, HCl क्या हो जाता है, जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाता है और H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव बना लेता है। तो ये क्या हो गया, ये प्रबल अम्ल हो गया। तो कहने का मतलब पूछा जाए कि जो जलीय विलयन में क्या हो जाए, पूर्णतः आयनित हो जाए, पूर्णतः क्या हो जाए, आयनित हो जाए। अब पूर्णतः आयनित हो जाए वो क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और जैसे अब प्रबल अम्ल कौन कौन से होंगे, HCl H2SO4 ये भी प्रबल अम्ल है क्योंकि ये 2H पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव पूर्णतः आयनित हो जाता है। एक नाइट्रिक अम्ल होता है HNO3, ये भी प्रबल अम्ल है, ये भी H पॉजिटिव और NO3 नेगेटिव में कन्वर्ट है। कुछ अम्ल जलीय विलयन पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते हैं, वो अवियोजित अवस्था में भी कुछ मात्रा में रहते हैं। कुछ पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते हैं, जैसे एसिटिक अम्ल है CH3COH क्या करता है, H पॉजिटिव CH3CO4 नेगेटिव, ये पूर्णतः आयनित नहीं हुआ। ये क्या नहीं हुआ, पूर्णतः आयनित नहीं हुआ। और पूर्णतः आयनित नहीं होने के कारण ये क्या होता है, दुर्बल अम्ल होता है। कैसा अम्ल होता है, दुर्बल अम्ल होता है। कार्बोनिक अम्ल H2S एसिटिक अम्ल और कार्बोनिक अम्ल, जैसे कार्बोनिक अम्ल कौन सा होगा, ये देखो कार्बोनिक अम्ल H2CO3 ये क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल होता है। और ये भी क्या नहीं होता है, पूर्णतः आयनित नहीं होता है क्योंकि 2H पॉजिटिव CO3 HCO3 नेगेटिव आयन बनाता है। H पॉजिटिव HCO3 नेगेटिव आयन बनाता है। ये किस प्रकार जल में वियोजित होते हैं, ये आपको सबके सब ध्यान में रखने होंगे। ये तो हो गई किसकी बात है, प्रबल अम्ल। मैंने आपसे बात की प्रबल अम्ल और मैंने बात की आपसे दुर्बल अम्ल। मैंने आपको प्रबल अम्ल में बताया
कि जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। और जो पूर्णतः आयनित नहीं हो पाते हैं वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल अम्ल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, दुर्बल। ये किस प्रकार आयनित होगा ये भी आपको ध्यान में रखना है, और ये किस प्रकार आयनित होगा ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये किस प्रकार आयनित होगा ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये किस प्रकार आयनित होगा ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये किस प्रकार आयनित होगा ये भी आपको ध्यान में रखना है। मतलब याद ये रखना है कि प्रबल अम्ल और दुर्बल अम्ल के एग्जाम्पल याद रखने हैं। प्रबल अम्ल जो जलीय विलयन में क्या होते हैं, पूर्णतः आयनित होते हैं, और ये किस प्रकार आयनित होते हैं ये भी आपको क्या रखना है, ध्यान में रखना है। समझ गए मेरी बात को। आगे बढ़ूं। अब मैं कुछ क्षार के उदाहरण ले रहा हूं। क्या ले रहा हूं, क्षार के उदाहरण। आर्यनियस ने क्या बताया, आर्यनियस ने बताया कि वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, वे पदार्थ जो जलीय विलयन में क्या करते हैं, जलीय विलयन में, जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। कैसे आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्षार कहलाते हैं। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे KOH, इसको जल में घोलोगे, इसका नाम है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। इसका रासायनिक नाम क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। याद रखना है आपको। तो क्या बनेगा, K पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, इस प्रकार से ये वियोजित होगा। अगला ले रहा हूँ मैं सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका क्या बनेगा, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव। और अगला ले रहा हूँ मैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम OH2। तो ये क्या बनेगा, Ca पॉजिटिव प्लस 2 पॉजिटिव बनेगा, ये 2 पॉजिटिव और OH नेगेटिव बनेगा। अगली बार मैं क्या ले रहा हूँ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड ले रहा हूँ, NH4OH, और क्या बनेगा, NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव। मतलब याद क्या क्या रखना है, वे क्षार जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं वे क्षार क्या कहलाते हैं, जो पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। क्या कहलाते हैं, वही बात। प्रबल क्षार कौन से होंगे, जो पूर्णतः क्या हो जाते हैं, आयनित। पूर्णतः आयनित ये 2 होते हैं। पूर्णतः आयनित क्या होते हैं, ये 2 होते हैं। तो ये क्या कहलाते हैं, हमारे प्रबल क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनित हो जाते हैं। किस प्रकार आयनित होते हैं ये भी आपको ध्यान में रखना है। और जो जलीय विलयन में क्या नहीं होते हैं, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, वे जो क्षार जलीय विलयन में क्या नहीं होते हैं, पूर्णतः आयनित नहीं होते हैं, वो क्या कहलाते हैं, दुर्बल क्षार कहलाते हैं। जैसे NH4OH। इसी प्रकार एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, MgOH की होल 2। इसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इंपॉर्टेंट रसायन है ये आपके लिए, इंपॉर्टेंट क्षार है। इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, पेट की मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और एसिडिटी को दूर करने में ये काम आता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। पेट की अम्लता को दूर करने में काम आता है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। आपको ध्यान में रखना है। जो अब आर्यनियस के अनुसार अम्ल और क्षार की क्रिया कराने पर हाइड्रोजन और OH आयन परस्पर संयोग कर जल का निर्माण करते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण कहते हैं। यह क्रिया ऊष्मा मुक्त करती है और ऊष्मा क्षेत्री कहलाती है। अब देखो, आर्यनियस कहता है कि जो अम्ल होते हैं वो तो हाइड्रोजन त्याग देते हैं। जो हाइड्रोजन को क्या करते हैं, हाइड्रोजन का त्याग करते हैं। तो आर्यनियस ने कहा कि हाइड्रोजन आयन की अम्ल और क्षार की क्रिया कराने पर OH नेगेटिव आयन परस्पर संयोग करके जल का निर्माण करते हैं। किसका, जल का निर्माण करते हैं। और ऊष्मा क्या होती है, ऊष्मा निकलती है। ऊष्मा का क्या होता है, उत्सर्जन। इसलिए इसे क्या कहते हैं, ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। और इस क्रिया को क्या कहते हैं, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। यही होता है कि
जल का निर्माण कहाँ से हुआ कि भाई अम्ल तो क्या देगा, हाइड्रोजन आयन देगा, और हाइड्रोक्सिल आयन कौन देगा, क्षार देगा। ये तो अम्ल देगा और ये क्या देगा, क्षार देगा, और दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, एक जल बना लेंगे। क्या बना लेंगे, एक जल बना लेंगे। और उष्मा क्या करेंगे, उत्सर्जन। यह क्रिया उष्मा मुक्त करती है, उष्मा क्षेपी कहलाती है। और आर्यनियस ने यह भी कहा कि हाइड्रोजन और एच आयन होते हैं, परंतु जिससे हाइड्रोजन विहीन अम्लों और हाइड्रोक्सिल विहीन क्षारों की प्रकृति। अब बात यह रही कि आर्यनियस ने यह तो कह दिया